आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है, मगर सोना नहीं है। यही समय है कुछ कर दिखाने का, इसे खोना नहीं। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। मैं कौशल सोलंकी ज्योग्राफी की एक और क्लास लेकर कक्षा 12वीं एनसीईआरटी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत में चैप्टर नंबर 2 लेकर आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हो चुका हूं। आज का अपना जो टॉपिक होने वाला है, आज का अपना चैप्टर होने वाला है, वो है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि। वर्तमान में आप देख पा रहे हैं कि भारत में जो जनगणना है वो चल रही है, ठीक है। और इसी संदर्भ में जनसंख्या का अध्ययन जो है वो भी जरूरी है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं आज अपने चैप्टर की, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि, ठीक है। तो चलिए, सर्वण से नहीं वरन केवल स्त्री व पुरुषों से ही एक राष्ट्र मजबूत व महान बनता है। पहला एक कथन आया आपके सामने, सर्वण से नहीं अपितु केवल स्त्री व पुरुषों से ही एक राष्ट्र मजबूत व महान बनता है। ये कथन रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन का है, जिन्होंने कहा कि सोने से मजबूत नहीं बनता एक राष्ट्र मजबूत बनता है वहां के स्त्री व पुरुषों से। किसी भी देश का वास्तविक धन लोग होते हैं। पहला पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, नोट्स टाइप आपकी पढ़ाई हो रही है तो आप नोट्स साथ के साथ उतार लेंगे। किसी भी देश का वास्तविक धन कौन होते हैं? वहां के लोग होते हैं। क्यों होते हैं उसकी बात अपन करें, लोग वास्तविक संसाधन होते हैं। लोग क्या होते हैं? किसी भी देश के वास्तविक संसाधन होते हैं जो देश के अन्य संसाधनों का उपयोग करते हैं। बाकी देश में जितने भी संसाधन है जिससे आर्थिक सुधार होता है, देश में विकास होता है, आर्थिक विकास होता है, तो उन संसाधनों का जो उपयोग कौन करता है? मानव करता है। इसीलिए मानव को क्या माना गया है? महत्वपूर्ण संसाधन जो है वो माना गया है। दूसरा पॉइंट, 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई। विश्व की जनसंख्या 21वीं शताब्दी की शुरुआत में जो है वो 600 करोड़ से अधिक जो है वो दर्ज की गई। एशिया की जनसंख्या के संबंध में अब अपन चलते हैं वितरण की तरफ, ठीक है, कि विश्व में जनसंख्या वितरण कैसा है। तो वितरण के संबंध में जो एशिया महाद्वीप है उसकी जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेशी का एक कथन है। जॉर्ज बी क्रेशी क्या कहते हैं कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। इस कथन से आपको समझ में क्या आया? जॉर्ज बी क्रेशी का कथन है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग व कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग निवास करते हैं, अर्थात जनसंख्या का वितरण विश्व का कैसा है? असमान। ये एशिया के संबंध में जॉर्ज बी क्रेशी का कथन था, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं विश्व जनसंख्या के प्रारूप की। विश्व में जनसंख्या का प्रारूप कैसा है? विश्व में जनसंख्या का प्रारूप जो है वो असमान है। और असमान कैसा है? विश्व की जनसंख्या का 90% भाग इसके 10% स्थल भाग पर निवास करता है। विश्व का जो 90% जनसंख्या है, विश्व की 90% जनसंख्या है, वो विश्व के कुल क्षेत्रफल के मात्र 10% भाग पर निवास करती है। और जो 10% जनसंख्या है वो बाकी शेष बचे हुए 90% भाग पर निवास करती है। बात करेंगे कि ये जनसंख्या का ऐसा असमान वितरण क्यों पाया जाता है वीडियो में जब आगे बढ़ेंगे अपन। इसके अलावा थोड़ा सा इधर देखिए आप, विश्व के सर्वाधिक आबाद देशों में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। विश्व के अगर मैं 10 सर्वाधिक आबाद देशों की बात करूं तो उसमें विश्व की सबसे ज्यादा जो 60% जनसंख्या है वो निवास करती है, ठीक है। इनमें से 6 देश एशिया महाद्वीप में है। आपको पता होगा कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कौन से महाद्वीप में है? तो ये एशिया महाद्वीप के अंदर। तो एशिया महाद्वीप में जनसंख्या सर्वाधिक है, यानी कि 10 देश सर्वाधिक आबादी वालों में से 6 देश तो एशिया महाद्वीप में। तो देखते हैं कौन से 10 देश है जहां पर जनसंख्या सर्वाधिक है। चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजील, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रूस और मेक्सिको, ठीक है। ये 10 देश है जहां की जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं जन घनत्व की, ठीक है। जन घनत्व की बात कर रहे हैं, वितरण की अपन ने बात कर ली, वितरण असमान रूप से पाया जाता है। अब जन घनत्व की तरफ बढ़ते हैं। किसे कहते हैं जन घनत्व? लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच के अनुपात को क्या कहा जाता है? जन घनत्व कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए ये किसी क्षेत्रफल है, कोई क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल के अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती है?
कितनी जनसंख्या निवास करती है, इसके अनुपात को क्या करते हैं भाई, जनघनत्व कहते हैं। ये भूमि का आकार हो गया और इस भूमि के आकार में जितनी जनसंख्या निवास करेगी ये क्या हो गया, उस क्षेत्र का जनघनत्व हो गया। तो लोगों की संख्या व भूमि के आकार के बीच के अनुपात को क्या कहते हैं, जनघनत्व कहते हैं। जनघनत्व का सूत्र क्या है, जनघनत्व का सूत्र कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, जनघनत्व का सूत्र आपसे कोई पूछ ले तो कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल है। जनघनत्व को मापा किस में जाता है, तो जनघनत्व को सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है। अगर हम जनसंख्या घनत्व निकालना चाहेंगे, जिस प्रकार एक क्वेश्चन भी आपके सामने लिखा हुआ है कि क्या प्रदेश की कुल जनसंख्या 1.5 लाख और इसी प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है, तो इसका जनघनत्व ज्ञात कीजिए। तो दिखाया गया है कि जनघनत्व निकालने के लिए अपने को कै प्रदेश की कुल जनसंख्या लेनी पड़ेगी, जिस सूत्र के अनुसार मान है वो रखना पड़ेगा। तो हमने सूत्र के अनुसार जनसंख्या कितनी रख ली है, कुल जनसंख्या 1.5 लाख रख ली है। ठीक है, अब इसका बात करें क्षेत्रफल कितना है, इसका 100 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसमें इन दोनों का अगर अपन भाग दें तो अपन देखेंगे कि भाई कितना अपने सामने जनघनत्व निकल के आ रहा है, 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जो है वो जनघनत्व निकल कर आ रहा है। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों की अपन बात करते हैं। कौन से ऐसे कारक है जो जनसंख्या का जो असमान वितरण है उसको प्रभावित करते हैं, तो सबसे पहले अपन देखते हैं भौगोलिक कारकों। तो 3 कारक हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले। सबसे पहला कारक है भौगोलिक कारक, दूसरा जो कारक है वो है आर्थिक कारक, और तीसरा जो कारक है वो सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। बात करते हैं डिटेल से इनकी कि भाई भौगोलिक कारक के अंदर कौन सी वो चीजें हैं जो लोगों के असमान वितरण को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले आती है जलवायु या जल की उपलब्धता। ठीक है, जल की उपलब्धता आती है सबसे पहला पॉइंट। जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक, अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने को प्राथमिकता देते हैं जहां लोगों को आसानी से जल जो है वो उपलब्ध हो जाता है। इसी कारण नदी घाटिया क्षेत्र जो है वो सघन बसी हुई है। विश्व की जितनी भी आप नदी घाटी क्षेत्र देखते हैं, क्योंकि लोगों का सबसे महत्वपूर्ण जो कारक है वो जल है। जल के बिना जीवन का कोई आधार नहीं है। जल से ही कृषि होती है, पीने के, नहाने के, हर काम में जल जो है लोगों के काम में आता है। तो जहाँ लोगों को जल आसानी से उपलब्ध मिलेगा, विश्व की पुरानी से पुरानी आप सभ्यता आप देख लीजिएगा, जितनी भी सभ्यता मिली है वो नदी घाटियों के पास में मिली है। क्या कारण है, लोगों को जल एक महत्वपूर्ण कारक था। ठीक है, उसके बाद में अपन बात कर ले भू आकृति की। तो भू आकृति कैसी, लोग समतल मैदानों व मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं, प्राथमिकता देते हैं ऐसे स्थानों पर जो समतल ढाल वाले हो या मंद ढाल वाले हो, अर्थात उबड़ खाबड़ स्थानों पर बसने को लोग जो है वो वरीयता नहीं देते। क्यों देते हैं समतल मैदानों व मंद ढालों को बसने वरीयता, इसकी बात करें तो ऐसे क्षेत्र फसल उत्पादन, सड़क निर्माण व उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। जलवायु की अपन बात कर ले तो जलवायु अति उष्ण व शीत जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। जलवायु का उष्ण होना या अत्यधिक शीत होना लोगों के बसाव को थोड़ा सा जो है असुविधाजनक करते हैं। इसलिए लोग जो है वो सब प्रकार की जलवायु में रहने को जो है वरीयता देते हैं। इसके बाद में अपन बात कर ले मृदा की। भौगोलिक कारक में मृदा की अपन बात कर ले तो उपजाऊ मृदा कृषि कार्य के लिए महत्वपूर्ण है, अतः लोगों का निवास ऐसे क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है जहां मृदा जो है वो उपजाऊ मिले। क्योंकि कृषि प्रधान देशों में होता क्या, कृषि के लिए उपजाऊ मृदा ज्यादा उपलब्ध होती है। तो आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन से हैं या भौतिक कारक कौन से हैं, तो ये प्राकृतिक कारक हो गए, जिसे जल है, भू आकृति है, जलवायु है, मृदा है, प्राकृतिक कारक हो गए। इसके बाद में बात करूं आर्थिक कारकों की, तो कौन से आर्थिक कारक है जिनको लोगों को आय की प्राप्ति होती है, तो वो किस प्रकार लोगों के बसाव को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको आर्थिक कारक में लिखना है, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारक में सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है खनिज। तो खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों की स्थापना को आकर्षित करते हैं, जो रोजगार की संभावना उत्पन्न करते हैं। इसी कारण ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। जहां रोजगार होंगे वहां पर लोगों को जो है आय मिलेगी, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, तो लोग जो है ऐसे क्षेत्रों में जहां खनिज निक्षेप युक्त क्षेत्र है वहां लोगों का बसाव अधिक पाया जाए। इसके बाद में बात कर लूं मैं नगरीकरण की, तो नगर रोजगार के बेहतर अवसर, चिकित्सा संबंधी सुविधाएं,
तथा परिवहन व संचार के बेहतर साधन उपलब्ध कराते हैं। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में नगरों की ओर प्रवास बढ़ता है। लोग ग्रामों से उठकर शहरों की तरफ जाते हैं। वहां पर अच्छी नगरीय सुविधाएं लोगों को मिलती है, अच्छी शिक्षा हो, चाहे सुविधा हो, चिकित्सा व्यवस्था हो, संचार व्यवस्था हो, परिवहन व्यवस्था हो, हर प्रकार जो है वो नगर जो है वो ग्रामीणों से आगे है। इसी कारण नगरों की जनसंख्या गांवों की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। बात कर ले तीसरे पॉइंट आर्थिक कारक में औद्योगिकरण की, तो औद्योगिकरण पेटियां रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाती है तथा बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जहां पर उद्योगों की रोजगार पेटियां है वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ पर लोगों को क्या है, रोजगार मिलता है इन उद्योगों में। उसके बाद में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले जो तीसरा पॉइंट है, तीसरा कारक है सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। इसकी अपन बात कर ले, विश्व में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व होता है। इसी प्रकार सामाजिक व राजनीतिक अशांति वाले क्षेत्रों को लोग छोड़ देते हैं। यानी सामाजिक और सांस्कृतिक कारक को अपने को क्या समझना है कि भाई ऐसे स्थान, कुछ स्थान धार्मिक महत्व वाले होते हैं, सांस्कृतिक महत्व वाले होते हैं, और कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पर राजनीतिक उपद्रव फैले होते हैं। तो ऐसे स्थानों को लोग छोड़ के वो चले जाते हैं। तो विश्व की जनसंख्या में जनसंख्या वृद्धि किसे कहते हैं? जब दो समय अंतरालों के बीच क्षेत्र विशेष की जनसंख्या में परिवर्तन यदि आपको देखने को मिलता है तो वो जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। तो समय की किसी निश्चित अवधि के दौरान बसे हुए लोगों की संख्या में जो परिवर्तन है उसे अपन क्या कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। और जी जनसंख्या वृद्धि है ये दो प्रकार से होती है, यानी जनसंख्या में परिवर्तन है वो दो प्रकार से होता है, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। यानी दो समय अंतरालों के बीच जनसंख्या बढ़ भी सकती है और जनसंख्या कम भी हो सकती है। किस प्रकार होती है जनसंख्या, बढ़ती है या कम होती है? सबसे पहले अपन धनात्मक वृद्धि की बात करें, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि क्या है? तो दो समय अंतरालों के बीच या मध्य जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो जाए। जब जन्म दर मृत्यु दर से अधिक हो, जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या मृतकों से अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में जो है धनात्मक वृद्धि है देखने को मिलती है। उसके बाद में अपन दूसरे पॉइंट यानी ऋणात्मक वृद्धि की बात करें तो दो समय अंतरालों के मध्य मृत्यु दर जब जन्म दर से अधिक हो जाए, यानी मरने वालों की संख्या जन्म लेने वालों से अधिक हो जाए तो ये क्या कहलाती है? ऋणात्मक वृद्धि कहलाती है। अब इसी जो जनसंख्या परिवर्तन है, जो जनसंख्या वृद्धि अपन ने बात की, जनसंख्या में परिवर्तन किस प्रकार आता है? ये जनसंख्या में परिवर्तन के तीन घटक आते हैं, जन्म, मृत्यु और प्रवास। किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या में ये तीन घटक है, ये परिवर्तन लेके आते हैं। ये धनात्मक परिवर्तन भी लेके आ सकते हैं और ऋणात्मक परिवर्तन भी लेके आ सकते हैं। तो वो कौन से तीन घटक है? जन्म, मृत्यु और प्रवास। जन्म अधिक होगा और मृत्यु दर कम होगी तब तो धनात्मक वृद्धि होगी, जब मृत्यु दर अधिक होगी जन्म दर कम होगा तब क्या होगा? जो ऋणात्मक वृद्धि देखने को मिलेगी। इसके अलावा तीसरा जो कारक परिवर्तन जुड़ेगा, इसमें परिवर्तन का जो घटक है जन्म मृत्यु के अलावा जुड़ेगा, वो क्या जुड़ेगा? इसमें प्रवास जुड़ेगा। यानी प्रवास किसे कहते हैं? लोगों का एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाना, ठीक है, वो क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। तो किसे कहते हैं प्रवास? जब लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं, अर्थात उद्गम स्थान को छोड़कर गंतव्य स्थान पर जाते हैं तो वह क्या कहलाता है? प्रवास कहलाता है। ठीक है, जब लोग एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हैं अर्थात उद्गम स्थान को छोड़कर गंतव्य स्थान पर चले जाते हैं तो वह स्थिति क्या कहलाती है? प्रवास। यहाँ पर दो शब्द आए, उद्गम स्थान। उद्गम स्थान किसे कहते हैं बच्चों? उद्गम स्थान वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं, यानी वह स्थान जिसे लोग छोड़ते हैं, यानी यहां से लोग चले, वो स्थान कौन सा होगा? ये स्थान जिसने लोगों को छोड़ा है वो स्थान क्या कहलाएगा? उद्गम स्थान। ठीक है, और जहां लोग जाएंगे वो स्थान कौन सा कहलाएगा? वो स्थान कहलाएगा गंतव्य स्थान। ठीक है, तो वह स्थान जहां से लोग गमन करते हैं वो क्या कहलाता है? उद्गम स्थान। और वह स्थान जहां लोग आगमन करते हैं वो स्थान कौन सा कहलाता है? गंतव्य स्थान। ठीक है, प्रवास जो है वो स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है और मौसमी भी हो सकता है। स्थायी रूप से भी हो सकता है, अस्थायी रूप से हो सकता है और मौसम के अनुसार भी प्रवास जो है वो हो सकता है। अपन बात कर ले प्रवास को प्रभावित करने वाले कारकों की, कौन से ऐसे कारक है जिसके कारण लोगों को प्रवास करना पड़ता है? तो सबसे पहले बात करें तो पहला कारक आता है इसमें प्रतिकर्ष कारक। ठीक है,
ये प्रतिकर्ष कारक कौन कौन से इसके अंदर चीजें आती है कि भाई जैसे इसके अंदर आ गई बेरोजगारी, रहन सहन की निम्न दिशाएं, राजनीतिक उपद्रव, प्रतिकूल जलवायु, महामारियां तथा सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन। ठीक है, ये सब चीजें किसके अंदर आएगी? प्रतिकर्ष कारक के अंतर्गत आएगी। अब बात कर ले हम अपकर्ष कारक की। ये प्रवास को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है। ठीक है, तो अपकर्ष कारक काम के बेहतर अवसर, रहन सहन की अच्छी दिशाएं, शांति व स्थायित्व, जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, अनुकूल जलवायु आदि, ये सभी कारक किसके अंतर्गत आएंगे? अपकर्ष कारक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।